नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज सुबह से उनका वीडियो वायरल है। देश भर के लोग वीडियो में जिस तरह से उन्हें देख रहे हैं, उसके बाद लाखों लोग आज उन्हें जान चुके हैं, जिनका नाम है अजय पाल शर्मा। प्रयागराज के ज्वाइंट सीपी हैं, यूपी काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, 2011 बैच के अधिकारी हैं, कई जिलों में यूपी में एसपी एसएसपी रहे हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर चर्चित हैं। वो खुद को सिंघम के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार के बहुत चहेते अधिकारी हैं। लेकिन आज क्यों वायरल है? क्योंकि अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं और उनका एक वीडियो वायरल हुआ जब पश्चिम बंगाल के एक टीएमसी उम्मीदवार, जो फाल्टा इलाके के उम्मीदवार हैं, साउथ 24 परगना जिले के, उनके घर के बाहर जाकर धमकी दे रहे थे, ये कहते हुए कि ज्यादा गड़बड़ी की, बदमाशी की तो देख लेना, अच्छे से इलाज करो। उसके बाद बहुत सवाल उठा कि क्या किसी पुलिस ऑब्जर्वर को इस तरह से किसी उम्मीदवार के घर पर जाकर धमकाना चाहिए? उसके परिजनों को धमकाना चाहिए? क्या ऑब्जर्वर का काम यही होता है? टीएमसी के तमाम नेताओं ने बवाल किया, सवाल किया उनके बैकग्राउंड पर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर, बीजेपी नेताओं से, बीजेपी सरकार से उनके रिश्तों पर, और सवाल उठा क्या ऐसे ऑब्जर्वर के भरोसे हो रहा है बंगाल में चुनाव? टीएमसी लगातार कहती रही है 90 से ज्यादा पुलिस ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर भेजे गए, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, और उसके बाद अगर इस तरह से पुलिस ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? जो मौजूदा निजाम है, जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन सब का चुनाव में कैसी साझेदारी है, इसको लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। केवीएस सिद्धू साहब हैं, पंजाब काडर के रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब में। हमारे साथ प्रभाकर मनी तिवारी जी हैं, पश्चिम बंगाल में करीब करीब 30 सालों से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और एक खास मेहमान है हेमंत अत्री साहब, बहुत अरसे बाद उन्हें आमंत्रित किया क्योंकि चुनाव आयोग को लंबे समय तक उन्होंने कवरेज किया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को भी समझते हैं और समझते होंगे कि ऑब्जर्वर की क्या भूमिका होती है। अब उस पर इन मेहमानों से बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि ऑब्जर्वर साहब जो हैं उनका वीडियो एक बार सुनाया जाए, किस तरह से बोल रहे हैं, और उसके बाद कई सवाल जो पैदा होते हैं उन सवालों पर आते हैं। जरा सुनाइए। जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। एक डॉन की तरह 1.5 दर्जन फोर्स के साथ जाकर, मैंने दोपहर में वीडियो किया तो मैंने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो फिल्म थी कि श्याम कहां है बोल देना, छेनू आया था, कुछ उसी अंदाज में गए, अच्छे से खबर लूंगा, बाद में रोना पछताना मत। मतलब पता नहीं, जैसे एनकाउंटर इन्होंने 100-125 यूपी में किए हैं, कुछ वही इनका अंदाजे बयान। उसके बाद तमाम जो बयान आ रहा है उस पर आगे आते हैं। मेहमानों से बात करने से पहले मैं चाहता हूं, एसवाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे भारत के, उन्होंने कहा, उनका एक बयान आया है कि मैंने आईपीएस अधिकारियों को पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजने की शुरुआत की थी, लेकिन इस तरह की हरकतों के लिए नहीं। ऑब्जर्वर का ये काम नहीं है। ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी निगरानी की होती है, न कि विवाद में पड़ने की। और खास बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिस तरह से बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, और दूसरे दौर के चुनाव जहां होने 142 सीटों पर, वहां बीजेपी पहले से कमजोर है, पिछली बार 18 सीटें जीती। और जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है वहां अगर ऐसे ऑब्जर्वर जा रहे हैं, खासतौर से उस सीट पर, जिस सीट की तस्वीर है, जहांगीर खान जहां से उम्मीदवार है, वो टीएमसी का गढ़ है, लगातार टीएमसी वहां जीतती रही है, ठीक ठाक मार्जिन से जीतती रही है। इसका क्या मतलब है? इस बीच जहांगीर खान का भी एक बयान आया, एक डायलॉग उन्होंने भी दिया है कि अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं। तो ये भी एक डायलॉग बाजी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव ऑब्जर्वर की भूमिका क्या संदिग्ध है, जैसा टीएमसी के बहुत सारे नेता सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए भी कि अगर बीजेपी सरकार के लाडले, बीजेपी नेताओं के लाडले हैं तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल है या नहीं। पहला सवाल केवीएस सिद्धू साहब से, चूंकि उनका एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कई जगह ऑब्जर्वर बनकर गया हूं और ऑब्जर्वर का ये काम नहीं है। तो आपसे सुनने समझने की कोशिश करते हैं कि अगर
कोई पुलिस ऑब्जर्वर इस तरह से जाकर धमकी देता है तो इसको कैसे देखें? क्या उनका यह आचरण सही है या हम लोग इसको ज्यादा रीड कर रहे हैं? अंजुम जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे आपके चैनल पे जुड़ने का मौका दिया। पहले तो ये देखें कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है, पुलिस ऑब्जर्वर हैज़ कम मच लेटर। जनरल ऑब्जर्वर सेशन साहब के ज़माने से ही आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होते रहे। उनके साथ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जनरली आईआरएस ऑफिसर या कस्टम्स के, और अब ये पुलिस ऑब्जर्वर की, जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया, ये भी अपॉइंट हुए हैं। बट जो कानून है, पहले अंडर द जनरल प्रोविजंस आर्टिकल 324 के जो प्लेनरी पावर्स हैं संविधान में इलेक्शन कमीशन की, उसके अंडर अपॉइंट होते थे। और उसके बाद स्टैट्यूटरी पावर्स सेक्शन 20B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का बनाकर तरमीम करके पार्लियामेंट ने उन्हें एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है। लेकिन काम उनका वही है तीनों का। पहले जनरल, यू आर द आईज और ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं, आपने देखना है और आपने सुनना है। और जितनी भी जगह उनकी ब्रीफिंग है, उनकी ऑब्जर्वर की हैंडबुक है, जो कम्युनिकेशंस हैं, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने पब्लिक बयान कोई नहीं देने, कोई मीडिया बाइट्स नहीं देनी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कोई इस तरह की पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देनी, बिकॉज यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर जो है वो इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द डीएम, एसएसपी, रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ तक उनको समझाना, जो सारी व्यवस्था है उस पर नज़र रखना, कोई उन्हें दिक्कत आ रही है जो उनके लेवल पे हल नहीं हो रही, उन हल को सुलझाना। सो मैंने ना सिर्फ 1999 में मांड्या कर्नाटक में की, 2004 में जोधपुर में की, और मोस्ट रिसेंटली 2014 में रायसेन विदिशा मैडम सुषमा स्वराज की कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ की। लेकिन नॉट ओनली दैट, वी हैव होस्टेड न्यूमरस इलेक्शन ऑब्जर्वर। जितने भी पंजाब में विधानसभा लोकसभा की इलेक्शंस हुई, हालात ख़राब के दौरान भी, अदरवाइज भी। सो इस तरह का जो रवैया है, तो वो कम से कम मैंने तो किसी ऑब्जर्वर का देखा नहीं। अब रही बात, ये भूल जाएं कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन से कार्डर के क्या हैं, वो फिल्मों में उनकी वायरल क्लिप आई या ना आई। ही इज़ देयर एज द अपॉइंटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब उनको शिकायत आती है कि वहाँ फलां कैंडिडेट है, तो वो धमकियाँ दे रहा है, उसके सपोर्टर धमकियाँ दे रहे हैं, वो मौके पे जाते हैं। जहाँ तक तो तल्लक है कि जी वाई सिक्योरिटी है, आपके पास 10 बंदे चाहिए, यहाँ 14 क्यों हैं, उन्होंने जवाब तलबी या जवाब मांगा है एसपी से, उसमें किसी किस्म की किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता। किसी किस्म की कोई शिकायत आती है कि ये धमका रहा है, ये हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटिमिडेट कर रहा है, he can very well ask the SP to register an FIR। और प्रिवेंटिव सेक्शंस भी हैं। आमतौर पे डिस्कशन में ये आता है कि ये हो जाएगा जी, अगर कोई कारा हो गया तो फिर बाद में तो इट इज़ लाइक बोल्टिंग द स्टेबल्स व्हेन द हॉर्स हैज रन। ऐसी कोई बात नहीं। देयर इज इनफ इन द जनरल ऑफ द लैंड व्हिच डज नॉट सीज टू अप्लाई मियरली बिकॉज वहाँ इलेक्शन हो रही है। पुराना सीआरपीसी था 107, 151 है, इंटिमिडेशन का आपका पर्चा है 506 आईपीसी का कर सकते हैं, वो हो जाएगा। अब जिस लहजे से उन्होंने कहा, हिज इंटेंशंस में हैव बीन ऑनरेबल, बट और कैमरे पे कहा, और बाद में पता लगा कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को भी उन्होंने बोला है। मेरे मुताबिक ये जो इलेक्शन कमीशन का खुद का एक परीक्षक के लिए, एक ऑब्जर्वर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी ये क्लियर उल्लंघना है। इट इज़ नॉट अ ग्रे एरिया। इससे बहुत कम इंस्टांसेस में इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैव बीन डाइवर्स्टेड ऑफ देयर ड्यूटीज। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यूपी काडर के ही एक आईएएस ऑफिसर गुजरात में, जी अभिषेक मैं नाम सिंह ले रहा हूँ, हाँ, उन्होंने पिक्चर डाल दी थी सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्वर सिर्फ पोस्टिंग नाम पे फोटो डाली कि ये मैं सरकारी गाड़ी के साथ मैं एज ऑब्जर्वर पहुंच गया हूँ। एंड आई कैन शेयर इन ऑल ऑनेस्टी, जब रायसेन विदिशा में मैं पहुंचा फेसबुक पे, तो उस तरह का हमने डाली। रादर इट इज सेंडिंग द मैसेज टू द पीपल के इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर आया हुआ है। सो लोग वहां अप्रोच करते हैं, आपका मोबाइल नंबर सारा वो पब्लिक किया जाता है, यू आर देयर टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। लेकिन वहां आप जाए, गए, बोले, जिस लहजे से बोले, वो मेरे मुताबिक जो पुलिस ऑब्जर्वर है उसकी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है। यहाँ मैं एक लाइन सिर्फ ये जरूर ऐड करनी चाहता हूँ कि इलेक्शन ऑब्जर्वर को इस दफ़ा पहली बार जो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है,
ये बोला है कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का लास्ट वर्ड जो है वो पुलिस ऑब्जर्वर के पास है। सो अगर इतनी कंपनीज पहुंच गई, उनको एक जिले में, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके सेगमेंट्स हैं असेंबली वाले, कहाँ लगाना है, ये डीएम और एसएसपी ने तय करना। सिक्योरिटी प्लान है, वो वेट होती है, ऑब्जर्वर की इनपुट आती है। लेकिन अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, द लास्ट वर्ड अब उन्होंने जो पुलिस ऑब्जर्वर है उसको दे दिया। लेकिन वो वाली बात तो इधर है नहीं। जो पैरामिलिट्री आई है वो डिप्लॉय हो रही है। बाकी जो डीएम है, एसएसपी है, कानून के अनुसार दे आर ऑल ऑन डीम्ड डेपुटेशन विद इलेक्शन कमीशन। मुख्य सचिव से लेके क्लर्क तक, डीजीपी से लेकर फुट कांस्टेबल तक, सारे दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उनके अपॉइंटेड हैं। बदलियां हुई, बदल सकते हैं, आज भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये कहना कि एक ऑब्जर्वर अकेला ही जाके उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और खासतौर पे इस तरह की डायलॉग डिलीवरी ऑन कैमरा, ये मेरे मुताबिक उचित नहीं, गलत है। अब इसमें एक सवाल ये भी है, हेमंत अत्री साहब, जो वीडियो स्क्रीन पर वीडियो दिखा, ऐसा लग रहा है इनको रील का शौक है। आज की तारीख में हर आदमी रील बनवाता है या रील में होता है। लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी की, प्रॉपर 4 कैमरे से शूट हो रहा है। मतलब उनके पैरामिलिट्री फोर्स के 4 लोगों का एक वीडियो है जिसमें 4 के हाथ में मोबाइल है, और उसके अलावा 5वां है जिसमें ये रिकॉर्डिंग हमारे सामने है। इसके अलावा जब ये जाते हैं जहांगीर खान के दफ्तर पर, तब भी एकदम प्रॉपर शॉट में एंट्री होती है, एंट्री के बाद डायलॉग डिलीवरी होती है, और उसके बाद इस तरह से बोलना। और जैसे कि केबीएस सिद्धू साहब बोल रहे, इलेक्शन कमीशन ने जिस लिए आपको लगाया है उसके तहत ये डायलॉगबाजी, इस तरह से विवाद करना, धमकी देना, चेतावनी देना और ये घूमना है, गलत है। इसको कैसे देखते हैं? पॉलिटिकली ममता बनर्जी की पूरी पार्टी पीछे पड़ गई है, ऑब्जर्वर्स को लेकर सवाल पहले से हैं, उनकी भूमिका को लेकर सवाल हैं, और इस तरह से ऑब्जर्वर होंगे तो ये सवाल उठेंगे। अजीत जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो लीगल पोजीशन है, जो टेक्निकल पोजीशन है, जो संवैधानिक पोजीशन है, वो तो सिद्धू साहब ने सारी एक्सप्लेन कर दी बहुत कायदे से। यहाँ जो आपने स्थिति का जिक्र किया, सवाल कि अजयपाल शर्मा का बिहेवियर क्या है, ये अकेले नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसे 3 लोग कम से कम हैं जो लगातार विवादों में हैं पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर। एक ये महोदय उत्तर प्रदेश से आए हैं और 2 उड़ीसा के हैं। अगर आपने ध्यान किया हो तो जो उड़ीसा वाले एक महोदय तो बाकायदा गेस्ट हाउस में जाके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से मिले और उसकी बाकायदा फुटेज जारी की, और उसको आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो जो महोदय हैं ऑब्जर्वर, उनकी रिटायरमेंट 20 अप्रैल को होनी थी, और आप जानकर सन रह जाएंगे, सिद्धू साहब और ज्यादा अच्छा बताएंगे। 20 अप्रैल को जिस आदमी की रिटायरमेंट होनी थी, कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस इन वेस्ट बंगाल, स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हिम एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स। चुनाव के दौरान भारत सरकार ने सीधी उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी। और एक तीसरे महोदय हैं जिनका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति, अपने साथियों के प्रति जो यहाँ, वो सारे का सारा डाउटफुल है। मेरा जो कहने का मतलब है, आपने पर्टिकुलरली जिक्र किया अजयपाल शर्मा का। अजयपाल शर्मा ने ये प्रेरणा कहां से ली होगी? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन कवर किया 1.5 दशक से ज्यादा समय, लेकिन राजनीति भी सुबह से रात तक देखते हैं। उनके भाषण के अगर आप सही पॉइंट पकड़ेंगे अजीत जी, जो आप हमेशा पकड़ते हैं, एक तो आपने दिन वाले शो में भी पकड़ लिया था जब ये कहा था कि छेनू आया था, बता दीजिएगा। ये छेनू से आगे की चीज है। ये जो आज जो इन्होंने किया है, बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया तो जो इनके सुप्रीम बॉस है, जो इनकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनका नाम है श्रीमान अमित शाह जी। उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा था, आपको ध्यान होगा, कि उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। तो ये डायलॉग कहीं ना कहीं वहां से आया है, और ऐसी ही भाषा पूरे भारतीय जनता पार्टी के काडर की है। जो ऊपर से कहा जाएगा वो नीचे, और ये तो फिर आपको पता ही है, जिस तरीके से इनके ऊपर विवाद रहे हैं, आरोप रहे हैं, आज से नहीं 2020 से। तो हम उन विवादों के जाने की बजाय जो इन्होंने यहां पे किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस कंडक्ट इज बेसिकली अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड देयर एज ए पुलिस ऑब्जर्वर। दैट इज नंबर 1। जो कुरैशी साहब ने कहा, उसके बाद होना क्या चाहिए था, या जो व्यक्ति 2-3 दिन पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ दिखा, अजीत जी, क्या अभी तक उसको रिकॉल किया क्या इलेक्शन कमीशन ने? कभी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन, आई एम सॉरी टू से दिस, आज की तारीख में इलेक्शन कमिश्नर इस चुनाव का ऑब्जर्व नहीं कर रहा। इसको फ्री एंड फेयर का सवाल नहीं, वो इसके प्लेयर हो चुके हैं। ये मुझे बड़े भारी दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैं ये बात मेरिट पे कह रहा हूं। आप देखिए अजीत जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं, अकेले बंगाल के अंदर 483 अधिकारी, 483 ऑफिसर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। जो बाकी 4 राज्य हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 30 गुना है, 30 टाइम्स।
और एक चीज हम सब साथी याद रखें, आप जब चुनाव आयोग ने शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली इन प्लेस आ गया। सुबह जब हम लोग सो के उठे, सुबह 4 बजे चुनाव आयोग ने वहां के चीफ सेक्रेटरी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, पता नहीं किस किस अधिकारी को बदल दिया। ऐसी बात नहीं है, सिद्धू साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। जब मैं इलेक्शन कमीशन कवर करता था तो इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन किसी डीसी को भी बदलता है, किसी भी अधिकारी को बदलता है, तो बाकायदा पैनल मांगा जाता था और उस पैनल में से एक को टिक करके उसको अपॉइंट किया जाता था। यहां ज्ञानेश गुप्ता को ऐसी कौन सी आकाशवाणी होती है कि बिना कोई पैनल मांगे फला चीफ सेक्रेटरी होगा, फला कलकत्ता पुलिस कमिश्नर होगा, फला ज्वाइंट सीपी होगा, 483 ऑफिसर्स इन टोटल। अब आप कल्पना कीजिए, असम के अंदर कितने किए, क्यों नहीं किए, बंगाल के अंदर ही ज्यादा स्टेक्स हैं क्या, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी अपने को। दूसरा, जो जिस तरह का व्यवहार, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने आप में जो उसकी भूमिका है वो काफी संदेहास्पद है। इसीलिए इस तरह के अधिकारियों को एक टास्क दे करके बाकायदा वहां भेजा गया है। और जिस तरह की ये भाषा है, इस आदमी को तत्काल रिकॉल करके डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम राइट अवे। अजय पाल शर्मा का जो बयान है वो बयान स्क्रीन पर डालिए। प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर मणि, वो कोलकाता में ही हैं। कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, फाल्टा जो साउथ 24 परगना में है। प्रभाकर जी, क्या ऐसी वजह लगी आपको? भाई जहांगीर खान पहली बार चुनाव लड़ रहा है, कहा जा रहा है कि वो अभिषेक बनर्जी का करीबी है, इलाके का दबंग है, उसने भी कुछ डायलॉग बाजी की है, अलग बात है, लेकिन इस तरह से जाकर उनके घर पर धमकाना, उसके दफ्तर जाना या उसके बारे में पता ठिकाना पूछते हो, इसको कैसे देखते हैं? क्या वहां स्थानीय तौर पर, मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं? जो टीएमसी का आरोप है ये मिलीभगत है। ये देखिए, ये इलाका है डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अभिषेक बनर्जी का इलाका है। तो बीजेपी ममता के बाद अभिषेक बनर्जी पर ही सबसे बड़ा निशाना है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं निशाने पर भले जहांगीर खान को धमकाया गया हो, निशाने पर अभिषेक बनर्जी है। और एक पुलिस ऑब्जर्वर का, ये तो हैंडबुक में तमाम सिद्धू साहब और हेमंत जी ने कह दिया, हैंडबुक में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। पुलिस ऑब्जर्वर का काम है ऑब्जर्व करना और चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजना। लेकिन बाकायदे उन्होंने केंद्रीय बलों के साथ जहांगीर के घर पर छापा मारा, उसका नेतृत्व किया, फिर वहां खड़े होकर धमकी दी, धमकाया। बाकायदा किसी फिल्म जैसा सीन था, 4-5 लोग शूटिंग कर रहे थे, रील बना के बाकायदा इसको वायरल भी किया गया। लेकिन ये दांव उनका उल्टा पड़ गया। उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, हो सकता है उस चोले से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हों यहाँ पुलिस ऑब्जर्वर बनने के बावजूद। तो उसी चोले में है कि भाई गोली मार दिया, इतने को तस्वीरें छप गई अखबार में पहले पन्ने पे। लेकिन उनका दांव थोड़ा यहाँ उल्टा पड़ गया। पूरे तृणमूल कांग्रेस उनके पीछे पड़ी। हाईकोर्ट में भी याचिका थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में हम कोई रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, और अगर अजय पाल शर्मा को कुछ कहना हो तो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज सकते हैं। आज जहांगीर खान के लोगों ने इनके काफिले को घेर लिया, विरोध प्रदर्शन किया, आमने सामने दोनों का काफिला आ गया था। गो बैक के नारे लगे, जय बांग्ला के नारे लगे, वहां से दुम दबा के निकल लिए, इनका काफिला निकल लिया वहां से। और लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि वो एकदम तृणमूल का सबसे मजबूत जो इलाका कहा जाता है उसमें फलता शामिल है। डायमंड हार्बर बंदरगाह के पोर्ट एरिया है, फलता भी SEZ इलाका है वहाँ। पिछली बार वहाँ टीएमसी का ही विधायक जीता था, इस बार जहांगीर खान को टिकट दिया गया है वहां से। लेकिन लोगों का यही सवाल है कि आखिर पुलिस ऑब्जर्वर SSP की भूमिका में क्यों है? ये कानून व्यवस्था, ये तो SSP का जिम्मा है। वहाँ SSP अगर धमकी देते तो कोई बात नहीं होती, तब ये सामान्य कहा जाता, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना SSP की जिम्मेदारी है, SP की जिम्मेदारी। बीच में एक चीज और सही पॉइंट आपने उठाया, वो सिद्धू साहब से भी जवाब लूंगा। दूसरी बात, आप जो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो धमकी देकर वहां, कि अगर कहीं से खबर आई कि किसी ने खुराफात करने की कोशिश की तो अच्छे से खबर लेंगे, कायदे से इलाज करेंगे, उसको बता देना। बार बार खबर आ रही है कि उसके लोग धमका रहे, भाई तो कोई रिटर्न कंप्लेन होगी। कानून क्या कहता है, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है? कोई रिटर्न कंप्लेन है, 5 लोगों ने आपको कंप्लेन दी, 10 लोगों ने कंप्लेन दी, नेम्ड कि जहांगीर खान धमका रहा है, कुछ तो प्रोसीजर फॉलो होगा कि डॉन की तरह वही छेनू वाले अंदाज में जाकर आप धमकाएंगे।
प्रभाकर जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सिद्धू साहब से फिर आता देखिए, हूँ कोई आपके पास। कहीं कोई कंप्लेन की तो बात ही सामने नहीं आई है। अब हो सकता है कंप्लेन के नाम पर बीजेपी से कुछ कंप्लेन करवा लें कि हाँ भाई 5 लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था, लेकिन पहला कंप्लेन तो एसएसपी के पास जाएगा। कानून व्यवस्था चूंकि पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी नहीं होती, एसएसपी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सब लोग तो चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं आजकल, तो उनको एसएसपी को शिकायत देंगे। अगर एसएसपी नहीं सुनेगा तब पुलिस ऑब्जर्वर से लोग शिकायत दे सकते हैं, लेकिन पुलिस ऑब्जर्वर सीधे धमका नहीं सकते हैं। पुलिस ऑब्जर्वर एसएसपी को आदेश दे सकते हैं, एसएसपी को कह सकते हैं, केंद्रीय बलों के जो कमांडेंट है उनके जरिए इलाके में रूट मार्च करा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इस अंदाज में अंगुली दिखा के धमकी नहीं दे सकते हैं। ये जो किया उन्होंने, ये मैंने तो पहले कम से कम नहीं देखा है बंगाल में ऐसा कोई पुलिस ऑब्जर्वर। इस बार तो जितने लोग आए हैं, कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा हेमंत जी ने भी बताया, बीजेपी कैंडिडेट के साथ मीटिंग करता है, कोई कोई कुछ कर रहा है और टीएमसी को एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है इसमें कि देखिए भाई भाजपा ने अपने लोगों को बिठा दिया है सब जगह। केवीएस सिद्धू साहब, जैसे आपने शुरू में अभिषेक सिंह का जिक्र किया, एक ऑब्जर्वर जिन्होंने अपनी तस्वीर डाल दी थी कार के साथ और उसके बाद उनको हटा दिया गया, तो इस तरह के की हरकत पर जैसे अजय पाल शर्मा ने की, जो धमकी दी, जिसको आपने कहा कि अगर कायदे कानून के हिसाब से देखें, चुनाव के रूल बुक के हिसाब से तो गलत था। और ये धमकी, ये जो डायलॉग है सामने स्क्रीन पर, जहांगीर को बता देना कायदे से, उसके लोग धमका रहे हैं, अच्छे से खबर लेंगे। और उस आखिरी लाइन जो उनका है, बाद में रोना पछताना मत, तो ये तो तभी होता है ना जब एनकाउंटर कर देते हो, जैसे यूपी में हाफ एनकाउंटर है, जिसको भी पकड़ा पैर में गोली मार दी, ज्यादा आप उसको निपटाना चाहते हैं सीधे गोली मार दी। तो ये जो जा रहे हो, और जहांगीर नाम भी है, तो ये सूट भी करता है बीजेपी को और इस रिजीम को, और इस दौर में सोशल मीडिया पे जितने वॉरियर्स है कि जहांगीर है, तो जहांगीर है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या एक्शन होना चाहिए अगर देखें कि अगर चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष हो तो इस ऑब्जर्वर के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो जो वहां बोला गया कि रिटर्न शिकायत आई या जुबानी आई, मेरे मुताबिक इलेक्शन में जब गहमा गहमी है, इतनी कंटेस्टेड इलेक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर को कोई लिखित रूप से ही आए फॉर्मल शिकायत। आपको फोन पे इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दे दी, तो एन ऑब्जर्वर वुड बी फेलिंग इन हिज ड्यूटी अगर वो कहे कि जी मुझे लिखित रूप में नहीं आया इसलिए मैंने कार्रवाई नहीं की। उन्हें इंफॉर्मेशन आ गई, वो वहां पहुंचे। जैसे उन्होंने फरमाया, अगर वो लगा कि हालात खराब हैं, रूट मार्च कीजिए, आप वहाँ रीइंफोर्समेंट भेजिए, वहाँ मजिस्ट्रेट और वो जाके ऑल पार्टी मीटिंग भी कर सकते हैं ओपन में, जो वहाँ के इलाका मजिस्ट्रेट वगैरह हैं। और उन्होंने अब ये बात इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने कायदा और बाकायदा 2 बार अपने इस डायलॉग में या अपनी स्टेटमेंट में, जो भी आप कहना चाहते हैं, बोला। सो विच वो कहेंगे कि हमने तो बोला कायदे से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से साहब हम आपको करेंगे, हमने इनकाउंटर की बात कहाँ की है। और रोना पीटना मत, वो कहेंगे कि जब जेल की सलाखों में, जेल की चक्की में आप पीसोगे उसके लिए है, मैंने कहाँ धमकाया है। लेकिन उसके बीच में बाल की खाल ना उतारते हुए मैं तो सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन ऑब्जर्वर, चाहे वो पुलिस का है चाहे जनरल है, लेट अस से इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता, वहाँ एक बड़ा तंबू लग रहा है, उन्होंने एक बोला कि साहब इस पे कितना खर्चा आया है, तो वो ये धमकी नहीं दे सकता, आप पता लगेगा, हाँ जी इतना आपने 20,000 या 20 लाख का पंडाल है, मैं देखता हूँ ये हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दैट इज नॉट व्हाट ही शुड बी डूइंग। वो अपनी कोटेशन मंगाए, वो देखे, वीडियो करे कि ये पंडाल पे इन्होंने खर्चा मेरे मुताबिक इतना आना चाहिए, कल को अपनी इलेक्शन के बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें कितना है, ये एक प्रोसीजर है। सो इट इज व्हाट ही हैज डन एंड द मैनर इन विच ही हैज डन क्रॉसेस दैट रेड लाइन। अब ये अल्टीमेटली देखिए, इलेक्शन कमीशन तो इज नॉट द पनिशिंग अथॉरिटी, जैसे उन्होंने कहा, द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली आईपीएस ऑफिसर की तो the Ministry of Home Affairs and President of India is the appointing authority. इलेक्शन कमीशन अगर उन्हें बुला सकता है, उन्हें सेंश्योर कर सकता है, वार्निंग दे सकता है अगर करना चाहें, लेकिन अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स अगर आप समझें कि कोई कार्रवाई उन पे होगी, वो इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर नहीं। पहली चीज तो यही हो सकती है कि ऑब्जर्वर से हटा दे इलेक्शन कमीशन, अगर लगेगा कि इनका कंडक्ट सही नहीं है।
मेरे मुताबिक अगर you want to send a message that not only the observer but election commission itself is conducting itself in a free and fair, तो वो ना चाहते हुए भी उनको हटा देना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। मुझे बताइए कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की आपकी बटालियंस हैं, वॉर हैं, लेकिन अगर एक आपने स्टैंड लिया हुआ है एंड उसमें देन द इंप्रेशन which is going to be created that may not be a fact, वो यही जाएगा कि इलेक्शन जो आयोग है वो इस तरह की इनकरेजमेंट कर रहा है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल, वेदर होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, दूसरे हैं, वो जो बयानबाजी करें इन द हीट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन, उन पे द एक्सेप्टेबिलिटी इज मच मोर, वो कर सकते हैं। वो बाद में बात आएगी इलेक्शन कमीशन ये सॉरी पिटीशन में क्या था क्या नहीं था, but a public servant who's bound by the conduct rules and bound by the code of conduct himself, तो उसके लिए मेरे मुताबिक उचित नहीं था। और मैं थोड़ा सा देख रहा था अब अंजुम जी जो बंगाल की लोकसभा इलेक्शंस थी वो 7 फेजेस में हुई, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 42 सीटों की हुई। द जस्टिफिकेशन वाज कि ये अल्ट्रा सेंसिटिव स्टेट है, हमारी पैरामिलिट्री मूव करेगी, तो उस हिसाब से हम फ्री एंड फेयर करवाएंगे। एंड ऑफ कोर्स टीएमसी उस वक्त कह रही थी कि इसका मतलब है कि आपके जो स्टार कैंपेनर है उसको आप टाइम दे रहे हो, 1 फेज कर लो, 2 फेज कर लो, 3 फेज कर लो। सो वो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगते रहेंगे। बट अगेन फ्रॉम द नैरो सर्जिकल एंगल मेरे मुताबिक पुलिस ऑब्जर्वर का ये काम नहीं था और उनको ये नहीं करना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन विद अ व्यू टू अगेन बोल्स्टर इट्स ओन क्रेडिबिलिटी, उनको कम से कम फौरी तौर पे इस ड्यूटी से फारग करना चाहिए मेरे मुताबिक, और कोई कार्रवाई करे। यही बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली यही एक्शन इलेक्शन कमीशन ले सकता है। एक मैसेज होता है कि आप जो कर रहे हो ये आप अपने रूल बुक के अगेंस्ट हो। हेमंत अत्री साहब, क्लोजिंग रिमार्क। भाई ये तो उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करना बेमानी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो ज्वाइंट वेंचर है और जितना इतने दिन में हमने देखा है जो तरीका है, जो रवैया है, उसमें तो उनको लगेगा, बल्कि ये रील बनाकर इलेक्शन कमिश्नर को भी गया होगा, सीसी को भी रील गया होगा, वो खुशी वो होंगे, शाबाशी मिली होगी। पूरी बीजेपी शाबाशी दे रही है, आईटी सेल से लेकर बीजेपी नेता सब कह रहे हैं कि वाह वाह क्या शानदार काम किया है। बीजेपी के ऑफिशियल पश्चिम बंगाल हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने आते ही यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल किया चीजों को। नहीं अजीत जी, ये तो बिल्कुल पार्टनर इन क्राइम है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। इनकी जब अपॉइंटमेंट की गई, आपने वो ट्वीट देखा जिस तरीके से जो इनके जो आईटी सेल के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो मिस्टर अमित मालवीय, अगर उनका ट्वीट देखा हो तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो उन्होंने ट्वीट किया था, आप सोचिए उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, देखिए मैं पढ़ रहा हूं उसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा उसको। वो लिखते हैं, अमित मालवीय का ट्वीट है हमारे पास, हम चला चुके हैं वीडियो में, बताइए। हाँ, तो वो कहते हैं कि द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन सिंघम ऑफ यूपी पुलिस हैज बीन डिप्लॉयड एज पुलिस ऑब्जर्वर इन साउथ 24 परगनास। इमेजिन, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय आईटी सेल जो है उस तरीके से उसको कर रहा है। करना जो बंगाल की यूनिट है वो भी उस वीडियो को डाल रही है, तो इसको तो आप समझ लीजिए। दूसरा, ये तो आज का मामला है, कल रात का मामला है। जो 3 दिन पहले भाजपा कैंडिडेट से मिले थे बाकायदा, जिसकी पूरी की पूरी फुटेज जारी कर दी गई है, क्या उनको वापस बुला लिया? क्या सवाल जवाब है ना। बेसिकली आपने 100% सही ऑब्जर्वेशन दी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इनके बंगाल कैंपेन का ओपनर है, ओपनर। और वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 12 घंटे के अंदर सुबह 4 बजे जिस तरीके से अधिकारी बदले गए, आप बदलिए, कोई समस्या नहीं, आपकी पावर है, नोबडी इज चैलेंजिंग दैट। लेकिन उसका एक लेट प्रोसीजर तो है ना। आपको कैसे पता कि वेस्ट बंगाल में कौन चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए? हाउ डू यू नो? आपको किसने बताया कि इसको लगाओ? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द इनपुट्स? तो ये सारी की सारी चीजें अजीत जी, अब तक का देखिए, मेरा जो तजुर्बा है बहुत थोड़ा है, आप सारे लोग मेरे से बड़े उम्र में। एक चीज मैं बता दूं आपको कि इतना बायस चुनाव, इतना पक्षपात पूर्ण चुनाव, और वो भी सीधा टॉप से, नीचे से नहीं, सीधा टॉप से डायरेक्ट होते हुए हर जगह आपने देखा। और ये भारत के इतिहास में 1952 से अब तक लिखा जाएगा ये बात कि किस तरीके का चुनाव गणेश गुप्ता ने करवाया, किस तरीके से वोटों का अधिकार छीना गया लोगों का, जिस तरीके से डिस्क्रिपेंसी नाम का एक नया शब्द लाया गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। आप कल्पना कीजिए एसआईआर तो तमाम राज्यों के अंदर हुई है जी, वहां ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों नहीं आई और यहां कहां से आई? और ये सारे का सारा, देखिए मेरी आदत है हर चीज के अंदर तक जाने की। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको ध्यान होगा केवल 60 लाख वोटों का अंतर था, 60 लाख वोटों का बीजेपी का उनका।
जब आप इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करने चलेंगे तो क्या चुनाव आयोग ने जिस तरह की हरकतें की हैं वो क्या कहती है? इट फाइनली लीड्स टू डेटा मैनिपुलेशन, दैट इज व्हाट दे आर चैंपियन ऑफ। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति, और सुप्रीम कोर्ट में गया, सब जगह गया। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, इस देश के अंदर आपको एक ही चीज बाई बर्थ मिलती है और वो है वोट का अधिकार। आप मेरा वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं, तो आप मुझे कारण बताएंगे। ये ओनस इज ऑन यू, नॉट ऑन मी। क्या गणेश गुप्ता ने जो वोट सही कर देखिए, 27 लाख लोग के नाम कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर, और पहले दौर में 650 की सुनवाई हुई, 139 को अधिकार मिला, और अभी पता चल रहा है कि 2-2.5 हजार या 6,000, आज आंकड़ा देख रहा था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बाकी सब लोग 1468 लोगों को मिला है दूसरे दौर में। हाँ, वही याद करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आपने बता दिया। तो 27 लाख में 1468 लोग ही वोट दे पाएंगे, बाकी सब वोट के अधिकार से वंचित हो गए। सौजन्य ज्ञानेश गुप्ता सीसी। तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनदेखा कर दिया। आखिरी सवाल प्रभाकर जी, कि सेकंड जो फेज है, दूसरा दौर, ये बीजेपी के लिए ज्यादा डू और डाई है क्या? क्योंकि इस दौर में बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें थी, प्रभाव क्षेत्र है टीएमसी का। टीएमसी ने पिछली बार चुनाव में अगर देखें तो 123 सीटें जीती 142 में, इसलिए ज्यादा फोकस इस बार किया जा रहा है, ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह गए कि भाई हम यहाँ शपथ ग्रहण होगा उसमें हम आएंगे। उल्टा लटकाने की बात तो जिसका जिक्र किया अमित शाह हावड़ा में भी बोल चुके हैं, अलग अलग जगह बोल ही चुके हैं, उल्टा लटका के सीधा करेंगे। जी, ये बीजेपी के लिए डू और डाई वाला दौर है, दूसरा दौर, क्योंकि पिछली बार आपने आंकड़ा दिया ही, इसीलिए अमित शाह लगातार 7 दिनों से यहीं जमे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं, हमारे इलाके में भी कर रहे हैं। जिस इलाकों में कभी कोई नेता बड़ा जाता नहीं था वहां भी रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने दिनों लगातार जमे हुए हैं, गंगा में नाव की सवारी की, और कल ठाकुर नगर मथुआ इलाके में गए, सब कुछ कर रहे हैं। मथुआ इलाकों को गारंटी दी प्रधानमंत्री ने और कई चीजें कही उन्होंने, कहा शपथ ग्रहण में आएंगे, गारंटी दे रहे हैं, सब कुछ कहा। उसके लिए इससे समझ में आता है, इतनी जोर दे रहे हैं दोनों शीर्ष नेता, तो कितना अहम है उसके लिए। 18 सीटें पहले चरण का तो हम लगभग जानते हैं। पहले चरण में अगर बीजेपी के दावे को भी सही मान लें कि 100 सीटें आ रही है, तो भी सरकार इस चरण से तो बनती नहीं दिख रही है। 18 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत इलाका है, और इसमें अजय पाल शर्मा जैसे पुलिस ऑब्जर्वर और कई पुलिस ऑब्जर्वर है, ये भी खेल बिगाड़ रहे हैं, भाजपा का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। तो भाजपा के लिए बहुत अहम है ये चुनाव। उसकी कोशिश रहेगी इस दौर की सीटें बढ़ाने की। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का इलाका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस आत्मविश्वास में नहीं है। उसने भी लगातार मेहनत की है इन इलाकों में, लगातार रैलियां की है, रोड शोज किए हैं ममता ने, और ममता की साख भी दांव पर है। भवानीपुर में भी चुनाव होना है, तो उसने भी आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस भी। तो बीजेपी के लिए यह मुश्किल वाला दौर है। प्रधानमंत्री तो लगातार कई तरह के बयान देते रहे हैं, और उन्होंने कहा, मथुआ इलाके में कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, टाइप का डायलॉग भी दिया था उन्होंने। तो इससे लगता है कि कितनी हताश और कितनी परेशान है बीजेपी की इस इलाके में, इस चरण में कैसे हमारी सीटें बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने सिर्फ एक तो मैंने ये देखा कि अपने जनरल कैरियर में मेरा 37 साल की सर्विस IAS में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सर्व किया। इस तरह के जो ऑफिसर होते हैं, जिसे कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, उनका एक फेज होता है जिसमें वो चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, लेकिन वक्त का बदलते का पता नहीं लगता। और कई बार तो मैंने यही देखा कि जिनके वो ब्लू आइड बॉय थे, उन्हीं से उनको फिर हालात इस तरह तब्दील होते हैं कि उनसे ही उनको खारिज होना पड़ता है। दूसरी बात यह है, जैसे हमने कहा कि ये कैंपेन है, allegedly CEC एंड इलेक्शन कमीशन उसके साथ हैं, इट इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड। अगर उसको मान भी लें, sometimes the consequences of that overdoing are entirely opposite. So इस तरह मतलब उसे एक स्टेट ऑफ सीज है, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस वो करवा दिए, एंड बंगाली लोगों को एक ये इंप्रेशन हो गया कि जैसे ऑक्यूपेशन फोर्स आ गई है, बिकॉज सेंट्रल पैरामिलिट्री जाहिर है बाहर से आ रही हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि
उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाएगा, समटाइम्स इट इज काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो। बाकी तो रिजल्ट ही 4 मई को बताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज टीएमसी ने एक आंकड़ा दिया कि लोकसभा चुनाव में 543 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3,40,000 केंद्रीय बल की तैनाती थी और पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 2,40,000 केंद्रीय बल की तैनाती है। तो समझ लीजिए पश्चिम बंगाल इनके लिए कितना मायने रखते हैं। और इस तरह के अगर ऑब्जर्वर इस तरह की तैनाती है तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा बंगाल में ऐसे ऑब्जर्वर के भरोसे चुनाव। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद अत्री साहब, केवीएस सिद्धू साहब और प्रभाकर मनी जी। देखते हैं, कल वोटिंग का दिन है, 4 तारीख को पता चलेगा नतीजे किस दिशा में जाते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।